नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी थोड़े दिनों में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो हम उसके लिए एसएससी एमटीएस के लिए पिछले जो प्रश्न पूछे गए थे पिछले साल, पिछले एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्न के बारे में हम बात करने वाले हैं, एनालाइज़ करेंगे। क्योंकि एसएससी है वो हमेशा जो प्रश्न पीछे आए हैं उन उसी के आधार पर प्रश्न बनते हैं और वही प्रश्न वापस बार बार रिपीट होते हैं। एसएससी अपना पैटर्न है वो सेम रखती है। तो जो क्वेश्चन एसएससी एमटीएस, सीजीएल और सीएसएसएल में आए थे वो सभी क्वेश्चन है वो दोबारा रिपीट होंगे। तो अभी हम जो क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं वो सीजीएल के, एमटीएस के भी हुए थे जून में, जुलाई में, और अभी जैसे हाल ही में सीजीएल के एग्ज़ाम समाप्त हुए हैं, एसएससी 10+2 एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हम पीछे भी हमने बात की थी। और अभी हम पीछे हमने जो वीडियो करवाया था उसमें बच्चों को काफ़ी हेल्प मिली थी। बच्चों के 25 में से 20 नंबर, 20 प्लस, मतलब ऐसे जो प्रश्न है वो आप वापस मिल रहे हैं हमारी सीरीज़ में से। तो आप अगर वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो हमारे वीडियो को है वो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम आज से सीरीज़ चालू करने वाले हैं। तो आप रोज़ शाम को है वो वीडियो देख लीजिएगा और आपको इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ डाउनलोड करना है पीडीएफ तो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सरोद वादक है, कौन से व्यक्ति हैं जो सरोद वादक है। तो अमजद अली खान है, उनका संबंध है वो सरोद वादन से है। ऑप्शन दिए हुए थे 3 और चौथा ऑप्शन था कि अमजद अली खान, तो इसका सही उत्तर ये होगा। तो हमने सारे क्वेश्चन वैसे ऑप्शन सेम टू सेम नहीं लिए हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, आपको भी समझने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमने शॉर्ट एंड स्वीट आपके लिए जो भी कंटेंट है वो हम लेके आपके लिए सामने आए हैं। तो हमने कोशिश की है कि आपको बढ़िया तरीके से समझाया जाए। तो अमजद अली खान है वो सरोद वादक हैं। बात करें अमजद अली खान के बारे में तो अमजद अली खान बख्श एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं जो अपने स्पष्ट और तेज एंखर तानों के लिए माने जाने जाते हैं। उन्हें 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अमजद अली खान को 21वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 1975 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो आप अमजद अली खान है, उनका दोस्तों एसएससी है वो हमेशा अवार्ड से प्रश्न भी पूछती है। तो आप इनके अवार्ड भी याद करके जाइएगा कि इनका संबंध किससे है और इनको अवार्ड कब मिला था। तो ये जो भी महानतम व्यक्ति है उनके बारे में आप याद कीजिएगा कि महान जो व्यक्ति है उन्हें कब तो अवार्ड मिला था और उनका संबंध किस वस्तु से है, कौन से फील्ड से है। अगला क्वेश्चन है कि कनाडा के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या नहीं लिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा समवर्ती सूची है वो कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है। ऑप्शन दिए हुए थे तीन ऑप्शन दिए थे जो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं और चौथा ऑप्शन था कि समवर्ती सूची वाला था, ये कहाँ से लिया गया है। तो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ना कि कनाडा से। बात करें इसके बारे में तो भारत में समवर्ती सूची की अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 3 सूचियों पर संविधान की 7वीं अनुसूची में चर्चा की गई है। समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रेय कल्याण जैसे कुल 52 विषय शामिल हैं और संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची क्या होती है? ऐसी सूची जहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, उन्हें समवर्ती सूची कहते हैं। और जैसे आपसे ये पूछ सकते हैं कि समवर्ती सूची के अधीन है वो कितने विषय शामिल है। तो समवर्ती सूची के भीतर है वो 52 विषय शामिल है। बात करें इन दोनों के विवाद के बारे में तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है वो अवशिष्ट सुधार का अधिकार है वो विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? अवशिष्ट अधिकार। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि अवशिष्ट अधिकार है वो कहाँ से, किस देश के कानून से लिया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार
संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है जो उन मामलों में संबंधित है जिन्हें संवर्धित सूची और राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है। अगर संवर्धित सूची में कोई भी डाउट हो, जैसे कोई विवाद हो गया, कल को बात देते हैं क्या, कल को डाउट हो गया कुछ कि संवर्धित सूची में कौन बनाएगा, ऐसा विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार का है वो नियम पहले लागू होगा, उस पर कानून है वो केंद्र सरकार बनाएगी। वैसे संवर्धित सूची पे है वो दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है कानून बनाने का, लेकिन विवाद के मामले में वह वो केंद्र सरकार का ही मान्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने पंजाब के बाहर आखिरी आक्रमण कहाँ किया था? तो इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनवी ने है वो कन्नौज में, जो कि सोमनाथ है, वहाँ पे वो महमूद गजनवी ने आखिरी आक्रमण किया था। बात करें इसके बारे में तो महमूद गजनवी ने वो भारत में 17 आक्रमण किए थे और लास्ट 17वां आक्रमण है वो 1027 ईस्वी में, यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन है कि कैश रिजर्व रेशियो कौन जारी करता है? तो इसका सही उत्तर होगा RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात करें इसके बारे में तो भारत में नगद आरक्षित अनुपात या CRR मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान RBI की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति द्वारा तय किया जाता है। तो कैश रिजर्व रेशियो जारी कौन करता है? तो RBI। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हिमालय पर है वो उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और अल्पाइन प्रकार के है वो वन पाए जाते हैं। इसके बारे में और बात करें तो इसके करोड़ में आग्नेय सेल पाई जाती हैं जो ग्रेनाइट तथा ग्रेबोन नामक चट्टानों के रूप में है। पार्श्वों और शिखरों पर अवसादी शैलों का विस्तार है। कश्मीर की जास्कर श्रेणी की इसी का हिस्सा मानी जाती है। हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और नामचा बरवा इत्यादि इसी श्रेणी का हिस्सा है, जास्कर श्रेणी का। तो आपसे एक क्वेश्चन में हम कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए एक क्वेश्चन बात कर रहे हैं, हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर रहे हैं वो भी इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तभी हमने इन फैक्ट को इंक्लूड किया है। अगला क्वेश्चन है कि 1970 में पद्म विभूषण विजेता कुमारी कमला है वो किस नृत्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है वो कथक से संबंध इनका है। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव या 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में लागू हर जिला जल योजना का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा जल जीवन मिशन है वो इस योजना का नाम था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम है? तो बैंगनी की है वो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे कम होती है और सबसे अधिक है वो लाल की होती है। तो आपने देखा होगा कि विबग्योर या बेनी आहे पिनाला आपने कभी इंद्रधनुष में आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि बैंगनी की है वो सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है, वो कम फैलती है, तो ये कम अधिक फैलती है और कम दूरी तय करती है। तरंगदैर्ध्य का यही मतलब होता है। तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और बात करें इसके बारे में तो 2 क्रमिक उभार या गर्तों की बीच की दूरी जिसकी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। और दृश्य प्रकाश या सफ़ेद प्रकाश में विभिन्न तरंगदैर्ध्य के 7 रंग होते हैं। ये वॉयलेट, इंडिगो, नीले, हरे, पीले, नारंगी और लाल होते हैं। और दृश्य प्रकार की तरंगदैर्ध्य वो 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में होती है। और एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करें तरंगदैर्ध्य की तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य वो 400 नैनोमीटर है। तो आपसे पूछ सकते हैं सबसे न्यूनतम तरंगदैर्ध्य किसकी है और कितनी है? तो 400 नैनोमीटर है इसकी। और सबसे अधिक किसकी है? तो वो है लाल रंग की, वो 700 नैनोमीटर। और इंडिगो की वो तरंगदैर्ध्य वो है 445 नैनोमीटर। और नीले रंग की है वो 500 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य है। आप तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अगला है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा सैयद अहमद खान ने है वो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट की कॉलेज की स्थापना की थी। बात करें इसके बारे में विस्तार से
तो 1877 में सर सैयद ने अलीगढ़ में मोहम्मडन यानी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान ने थियोडोर बेग की सहायता से वर्ष 1893 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल सुरक्षा संगठन की स्थापना की थी। तो कब की थी? 1883 में संगठन की स्थापना की थी और कॉलेज की स्थापना 1877 में की थी। इस संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है वो मुसलमानों को एकजुट करना था। उन्होंने 1857 में के विद्रोह के पहले ब्रिटिश प्रशासन की सेवा की थी। इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था और उन्होंने 1864 में अलीगढ़ की में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी की थी। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान की क्या क्या अचीवमेंट थी, इन्होंने क्या क्या कॉलेज की स्थापना की थी, क्या स्वयं संगठन की स्थापना की थी, कब कब की थी। तो आप ये याद जरूर कीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कम मैं जब भी SSMTS का SSC का जब भी एग्ज़ाम आता है मैं एनालाइज करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम बात करते हैं उनको जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन पढ़े जाना है, एक एक्स्ट्रा फैक्ट है वो जरूर पढ़ जाइएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट है वहाँ से पर्सन भी बन चुके हैं तभी हमने वहाँ से ये लिए हैं। एक महानतम व्यक्ति है अब्दुल गफ्फार खान, उनके बारे में बात करें तो अब्दुल गफ्फार खान ने 1920 के दशक में लाल कुर्ते आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने भारत में सीमांत गांधी और पाकिस्तान में बाचा खान कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सीमांत गांधी है वो किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। एक है कि शाह वलीउल्लाह है, इनके बारे में बात करें तो ये 18वीं सदी के पहले भारतीय मुस्लिम नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन के आदर्शों के इर्द गिर्द मुसलमानों को संगठित किया था। वह ववाही विद्रोह के नेता थे। और मदन मोहन मालवीय के बारे में बात करें तो वह एक भारतीय विद्वान, शिक्षा सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत भूमिका निभाई थी। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना उन्होंने की थी। महामना उन्हें ही दी गई उपाधि दी थी। तो महामना है वो किन्हें कहते हैं? मदन मोहन मालवीय को महामना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो उसका सही उत्तर होगा बिहार है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। वैसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व विश्व में कौन से देश में है? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। बिहार की जनसंख्या घनत्व है वो लगभग 1000 से ऊपर है। 1084 के लगभग इनकी लिंगानुपात है और 1000 के ऊपर ही कम से कम 1200 के पास है वो इसका जनसंख्या घनत्व है। और इतना ही बिहार के लगभग है वो बांग्लादेश का है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं आज़ादी के बाद 2011 की जनगणना है वो 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद की वो 7वीं जनगणना थी। आपसे 2011 की जनगणना के बारे में पूछ सकते हैं। तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा ध्येय। ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि 2011 की जनगणना है उसका आदर्श वाक्य क्या था और पहली जनगणना है 1872 में हुई थी। ये तीनों क्वेश्चन है वो पूछ लिए गए हैं। तो आपसे ये दोबारा पूछ सकते हैं। और पैरामीटर के बारे में बात करें तो बात करें सबसे अधिक किसकी है कम किसकी है, तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? जो उत्तर प्रदेश है उसमें सबसे अधिक आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 20 करोड़ के ऊपर इसकी आबादी है। और सबसे कम आबादी वाला राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो वो होगा लक्षद्वीप है। और उच्चतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है दिल्ली। और राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। तो उच्चतम लिंगानुपात के बारे में बात करें तो वो है केरल का। और उच्चतम साक्षरता के बारे में बात करें तो वो भी केरल का। और उच्चतम घनत्व के बारे में बात करें तो वो है बिहार का। और न्यूनतम घनत्व लिंगानुपात है वो हरियाणा का है और न्यूनतम साक्षरता है वो है बिहार की। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा 1975 में, यानी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, उससे 8 साल पहले। और हॉकी विश्व कप में भारत कुआलालंपुर 1875 में दर्ज की गई इकलौती खिताबी जीत। भारत ने सिर्फ एक बार ही हॉकी विश्व कप जीता है। भारतीय पुरुष टीम ने साल 1975 में यह ट्रॉफी जीती थी। यह कारनामा भारत ने सिर्फ एक ही बार किया है। अगला है कि दिवाली हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में मनाया जाता है?
तो दिवाली है वो कार्तिक महीने में आती है। इसके बारे में और डीप में बात करें तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार दिवाली हर साल कार्तिक महीने के 15वें दिन अमावस को मनाई जाती है और दीपावली पूजा या लक्ष्मी गणेश पूजन के हिस्से के रूप में इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ओडिसी इस नृत्य का नामकरण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कि ओडिसी का नामकरण है वो केलुचरण महापात्र ने है इस नृत्य का नामकरण किया था। बात करें इनके बारे में तो ओडिसी एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति है वो भारतीय राज्य उड़ीसा में हुई है। तो ओडिसी है वो उड़ीसा राज्य का प्रमुख लोक शास्त्रीय नृत्य है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, उनमें से ओडिसी भी एक शास्त्रीय नृत्य है। और बात करें ओडिसी के बारे में तो ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक हैं सुजाता महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, रतिकांत महापात्रा और गंगाधर प्रधान आदि। तो महापात्रा शब्द जो भी है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित ही है। और केलुचरण महापात्रा है वो उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। बात करें प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करें तो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं वो 8 हैं और प्रमुख 3 के बारे में बात करें तो भरतनाट्यम है, उसका संबंध है वो तमिलनाडु से है और इसके प्रसिद्ध कलाकार है वो रुक्मिणी देवी, अरुंडेल, बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम आदि। कुचिपुड़ी के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश इसका संबंधित राज्य है और शोभा नायडू, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, अरुणिमा कुमार आदि। सत्रिया नृत्य के बारे में बात करें तो ये असम से संबंधित है और इसका संबंधित व्यक्ति है वो है रंजू मोनी, श्रीमंता, शंकरदेव आदि। शंकरदेव को है वो सत्रिया नृत्य का है वो उसकी उत्पत्ति का माना जाता है कि इन्होंने इसकी उत्पत्ति की थी। बात करें अगला क्वेश्चन की तो प्रसिद्ध नर्तक युगल कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा कथक के लिए है वो उन्हें सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र ने है वो सबसे अधिक पदक जीते थे 36वें राष्ट्रीय खेल में। और बात करें इसके बारे में तो महाराष्ट्र ने है वो 34 स्वर्ण, 35 रजत और 56 कांस्य सहित 125 पदकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है वो है कथक नृत्य से। और इनके बारे में और बात करें तो देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण जो कि 1986 में उन्हें मिला था सहित प्रदर्शन कला में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि किस कोशिका अंग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गोल्जी उपकरण को है वो कोशिका का है वो डाकघर कहा जाता है। यह प्रोटीन की पैकेजिंग, संशोधन और परिवहन के लिए जिम्मेदार है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने वाले रैखिक प्रोटीन को पुट्टिकाओं में पैक किया जाता है और गोल्जी तंत्र में ले जाया जाता है। तो गोल्जी उपकरण को है वो कोशिका का डाकघर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन में सही उत्तर होगा पंजाब है वो प्रायद्वीपीय भारत का भाग नहीं है। 3 ऑप्शन ऐसे थे जो प्रायद्वीपीय भारत के भाग थे और ये पंजाब इसका उत्तर सही था। बात करें प्रायद्वीपीय पठार के बारे में तो ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत के उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र कई छोटे पठारों और पहाड़ी श्रृंखलाओं से बना होता है जो कि नदी घाटियों और घाटियों के साथ विपरीत है। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर है और पठार की सामान्य ऊंचाई है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। बात करें दक्कन के पठार की तो दक्षिणी भारत में दक्कन का पठार है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है। यह इन श्रेणियों के बीच का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में है। उत्तर की ओर यह सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है दक्कन का पठार। बात करें मध्य उच्च भूमि की तो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो कि मालवा पठार के एक बड़े क्षेत्र में आच्छादित है और मध्य उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। विंध्य श्रेणी दक्षिण और सतपुड़ा श्रेणी और मध्य
पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। दोस्तों अगर आपको ये कन्फ्यूज लग रहा है तो हम आपको मैप के द्वारा भी समझाएंगे कि ये अरावली का पठार कहाँ है, दक्कन का पठार कहाँ है और मालवा का पठार कहाँ है। बात करें उत्तर पूर्वी पठार के बारे में तो इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि राजस्थान से गुजरती है, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में, और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक जाती है। उत्तरी पूर्वी पठार के बारे में बात करें तो इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत शामिल है। तो देख लीजिए दोस्तों, इस पर आप समझ सकते हैं कि बुंदेलखंड का पठार है वो इंडिया के मैप में यहाँ स्थित है, राजस्थान के पास, उत्तर MP के पास, और मालवा का पठार यहाँ ये बुंदेलखंड पठार ये है UP में और राजस्थान के पास, और MP के पास और राजस्थान के पास मालवा का पठार है, और यहाँ दक्कन का पठार है गुजरात से नीचे महाराष्ट्र के आसपास, और कर्नाटक का पठार यहाँ पे ये तेलंगाना का पठार है, और ये शिलोंग का पठार है, सॉरी दोस्तों, शिलोंग का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है। ये आप समझ सकते हैं, हमने की कोशिश की है कि आप यहाँ से पठार को समझें कि कौन सा पठार कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद असद खली खान का संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है वो रुद्र वीणा से संबंध इनका है। रुद्र वीणा है वो क्या है? तो तार युक्त एक वाद्य यंत्र होता है, उसे रुद्र वीणा कहते हैं, रुद्र वीणा से बना हुआ होता है, और उस्ताद असद अली खान का संबंध इससे है। दोस्तों आपसे कई बार प्रश्न पूछते हैं कि कौन से व्यक्ति का संबंध है वो कौन से वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा तो आप ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। संबंध किसका है? संतूर, सरोद, सितार, सुरबहार, बीन, वीणा, इनसे बार बार प्रश्न पूछते हैं कि इस वाद्य यंत्र का संबंध कौन से व्यक्ति से है, या इन व्यक्ति का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर मैं नाम बोलूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन चैंपियन लीग खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो मनीषा कल्याण है वो पहली महिला फुटबॉलर है जो कि अंडर 19 में खेली थी इन्होंने, और जो ये इनका संबंध है वो हरियाणा से है। तो ये यूरोपियन चैंपियन लीग में खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर भारत की ओर से है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 13 का 113वां तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा निहोनियम है, वो इसका आंसर था। वैसे बैंगन, आलू, इंथेला हम ट्रिक याद करते हैं, बोरोन फैमिली कहते हैं। बैंगन, आलू, इंथेला, निहोनियम ये शब्द है वो आवर्त सारणी के 13वें वर्ग में शामिल हैं, और 113 नंबर पे है वो तत्व है वो निहोनियम है। बात करें आवर्त सारणी के बारे में, 13वें आवर्त के बारे में, तो समूह है 13 के तत्वों को बोरोन परिवार भी कहते हैं। वो तत्व बोरोन है वो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, निहोनियम हैं। और वर्ग 13 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS2Np1 होता है। ऐसे हम ट्रिक याद करते थे ना, बैंगन, आलू, इन, थेला, निहोनियम याद करते थे। ये तो आपको बहुत इजी तरीके से याद होगी, आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है, आवर्त सारणी पढ़ी है तो। अगला क्वेश्चन है कि 54.6% लोग 2011 में किस उद्योग में लगे हुए थे? तो ऑप्शन थे बहुत सारे, तो 54.6% लोग हैं वो भारत के वो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो भारत की अधिकतम जो जनसंख्या है, अधिकतम लोग हैं वो कृषि आधारित देश है हमारा, तो वो कृषि पर ही आधारित व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र है वो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। बात करें इसके बारे में तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक ज़्यादा शहरी आबादी है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की पूर्ण संख्या के मामले में महाराष्ट्र है वो 50.8 मिलियन व्यक्तियों के साथ आगे है, जो कि देश की कुल आबादी का 13.5% है। उत्तर प्रदेश में लगभग 44.4 मिलियन हैं, और इसके अलावा तमिलनाडु में 34.9 मिलियन व्यक्ति हैं।
अगला क्वेश्चन है कि 0 से 6% के बच्चों के पोषण में वृद्धि किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 47 में है वो इसका उल्लेख मिलता है। तो अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 47 में। आपसे ये सीधा ऑप्शन पूछा गया था। दोस्तों आप जो अनुच्छेद हैं वो 1 से 51 के एक से नहीं, आप 12 से लेकर यानी कि मूल अधिकार, नीति तत्व, मौलिक कर्तव्य, ये आप दोस्तों याद जरूर करके जाइएगा। एक अनुच्छेद है वो आपको कंठस्थ होना चाहिए। आपसे 100% बोल सकता हूँ, मैं दावा कर सकता हूँ आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 51 तक है, वो आपसे श्योर पूछा जाएगा कि इस अनुच्छेद का संबंध किससे है या ये बात कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है वो शहनाई से है। ये महान शहनाई वादक थे, इनको कौन नहीं जानता। बात करें इनके पुरस्कारों के बारे में तो इन्हें 2001 में सबसे उच्चतम सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार MS सुब्बलक्ष्मी और रविशंकर के बाद इस पदवी से सम्मानित होने वाले वे तीसरे शास्त्रीय संगीतकार बन गए थे 2001 में। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो उनका जन्म 1916 में हुआ था और मृत्यु 2006 में हुई थी। असली नाम है वो कमरुद्दीन खान था और ये भारतीय एक शहनाई वादक थे। उनके 102वें जन्मदिन पर उन्हें गूगल डूडल के साथ गूगल द्वारा भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों आप जो व्यक्ति याद करें, प्रमुख व्यक्ति, उनके पुरस्कार जरूर याद कीजिएगा कि महान व्यक्ति है, उन्हें पुरस्कार कब मिला था और कौन से व्यक्ति का संबंध है वो कौन से वाद्य यंत्र से है या कौन से नृत्य से है। तो महानतम व्यक्तियों की मेरे क्वेश्चन में ये आपको विशेष कर मिलेगा कि आपको व्यक्ति के साथ साथ में है ना उसका एनालिसिस ये मिलेगा कि उनका संबंध किस फील्ड से हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट चीज़ हो जाती है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इनका संबंध किससे है। तो ये आपसे पहले पूछ लगा था कि बिस्मिल्लाह खान है, उन्हें वो भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2001 में दिया गया था। लता मंगेशकर कब दिया गया था? ये पूछ लिया गया है। रविशंकर को कब दिया गया था? ये सब चीज़ें पूछ ली गई है। तो आप याद कीजिएगा, कोशिश कीजिए आप जो व्यक्ति याद करें, महानतम व्यक्ति, उनके जो पुरस्कार मिले हुए हैं उन्हें वो साथ में याद करने की आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आपको श्योर है कि वहाँ से प्रश्न मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा कुछ पहले पढ़ चुके हैं, आप ज़्यादा इतना दिमाग पर प्रेशर नहीं देना है, आप मेरे वीडियो देख जाइएगा, आप PDF हमारे डाउनलोड करके देख जाइएगा। PDF आपको मैं दावा कर सकता हूँ कि आपके लगभग इसी PDF में से प्रश्न मिल जाएंगे। आपको 25 में से कम GS GK के वो 20% आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। दोस्तों आगे है वो आगे की सीरीज है हम कल चालू करेंगे। तो 25 से आगे जो प्रश्न है वो कल इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो ये आज का हमारा सेगमेंट का वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। और आप लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। अगर वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।